आज हम रिश्तों की एक कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल और उलझी हुई सच्चाई पर बात करने वाले हैं। हाँ। धोखा हाँ। और उसे सही ठहराने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं वो। हाँ। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है विश्वासघात की शारीरिक रचना और उपेक्षा का बहाना। तो आज हम इसी में दिए गए तर्कों की गहराई में उतरेंगे। और शुरू करने से पहले ये बताना शायद जरूरी है कि ये जो लेख है इसका नजरिया बहुत ही मजबूत है। मजबूत से क्या मतलब है? मतलब ये एक तरफा है। हाँ। ये किसी भी तरह के बहाने को कोई जगह नहीं देता, पूरी बहस को सिर्फ दो चीजों पर रखता है, जिम्मेदारी और चुनाव। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चॉइस। एग्जैक्टली। और ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कई लोगों को शायद कठोर लग सकता है, लेकिन इसके तर्क सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे आम बहाने से, जिसे लेख कहता है उपेक्षा का बहाना। द एलिबाई ऑफ निग्लेक्ट। हाँ, कहानी कुछ ऐसी है कि एक पति या पत्नी अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अपना सारा समय, सारी ऊर्जा काम में लगा रहा है। बिल्कुल। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है। और वजह ये बताई जाती है, तुम मेरे लिए कभी थे ही नहीं, तुमने मुझे नजरअंदाज किया। और लेख इसी को नैतिक कलाबाजी कहता है, मॉरल जिम्नास्टिक्स। ये शब्द बहुत दिलचस्प है, नैतिक कलाबाजी, है ना? मतलब तर्कों को ऐसे तोड़ना मरोड़ना कि सुनने वाले को लगे कि अरे धोखा देना तो मजबूरी थी। सही बात है। ये तो पूरी कहानी को पलटने की कोशिश है। हाँ, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है। यहाँ धोखा देने वाला अपनी गलती नहीं मान रहा, वो गेंद दूसरे के पाले में फेंक रहा है। खुद को अपराधी की जगह पीड़ित की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैंने गलती की कहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया, ये कहना बहुत आसान है। और ये लेख इसी मानसिकता पर चोट करता है। ये तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति घर बनाने के लिए ईंटें ढो रहा है और दूसरा उस घर में आग लगा दे और फिर कहे कि तुम ईंटें ढोने में इतने बिजी थे कि मुझे अकेलापन महसूस हुआ, इसलिए मैंने आग लगा दी। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेख इसी तर्क पर तो सवाल उठाता है। कहता है कि अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो दुनिया में कोई भी अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी ही नहीं होगा। कोई भी कुछ भी कह सकता है। हाँ, तुम थके हुए थे इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, या तुम परेशान थे इसलिए मैंने चोरी कर ली। ये तो हर गलती को जस्टिफाई करने का एक खुला लाइसेंस बन जाएगा। और लेख इस बहाने की हवा एक बहुत तीखे सवाल से निकाल देता है। वो क्या है? वो पूछता है, अगर काम की वजह से दूर रहना या व्यस्त रहना धोखे को जायज ठहराता है, तो क्या दुनिया का हर सैनिक, हर डॉक्टर, हर ट्रक ड्राइवर, हर कारोबारी जो अपने परिवार से दूर रहता है, क्या वो सब धोखे के हकदार है? ये सवाल सुनते ही वो जो उपेक्षा का बहाना है वो कितना खोखला है ये साफ हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। ये लेख तो बहुत सख्ती से कह रहा है कि उपेक्षा कोई बहाना नहीं है, पर क्या सालों का जो भावनात्मक अकेलापन होता है, इमोशनल निग्लेक्ट, हाँ इमोशनल निग्लेक्ट, किसी रिश्ते में होकर भी अकेला महसूस करना, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर ये लेख कई लोगों को एक तरफा लग सकता है। हाँ। लेख का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भावनात्मक उपेक्षा दर्दनाक हो सकती है, नो डाउट। ये रिश्ते में समस्याओं का एक सिग्नल हो सकती है, पर ये बेवफाई जैसे बड़े विश्वासघात का लाइसेंस नहीं बन सकता। लेख के अनुसार अगर आप रिश्ते में नाखुश हैं तो आपके पास बात करने का ऑप्शन है, मदद मांगने का ऑप्शन है, या फिर ईमानदारी से उस रिश्ते को खत्म करने का। एग्जैक्टली। धोखा देना, इन सब विकल्पों को छोड़कर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनना है। तो लेख दर्द और उस दर्द की प्रतिक्रिया के बीच एक मोटी लकीर खींचता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर उपेक्षा सिर्फ एक बहाना है तो फिर असल में धोखा होता कैसे है? क्या ये सच में बस हो गया वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस विचार को भी सिरे से खारिज करता है। तो ये एक और मिथ है। हाँ, और ये इस चर्चा का सबसे शायद चौंकाने वाला हिस्सा हो सकता है। लेख का तर्क है कि धोखा कोई हादसा नहीं है, जैसे सीढ़ियों से फिसल जाना। हाँ, वैसा नहीं है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, छोटे छोटे फैसलों की एक लंबी कड़ी जिसका अंत शारीरिक बेवफाई में होता है। मतलब ये अचानक खाई में गिरने जैसा नहीं, ये तो ऐसा है जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे खाई के किनारे की तरफ चल रहा था, हर कदम पर ये जानते हुए कि आगे खतरा है, पर फिर भी चलता रहा। और लेख बताता भी है कि ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। ये शुरू होती है उन निजी बातों से
जो किसी और के साथ होनी ही नहीं चाहिए थी। करेक्ट। फिर ये आगे बढ़ती है भावनात्मक जुड़ाव तक, वो जुड़ाव जिसका हक सिर्फ आपके साथ ही का था। और इसके बाद वो सीमाएं आती हैं, बाउंड्रीज, जिन्हें पहले चुपके से लांघा जाता है और फिर पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। और आखिर में आते हैं वो राज, जिनकी हिफाजत शादी के रिश्ते से भी ज्यादा सावधानी से की जाने लगती है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि धोखा कोई एक बड़ा धमाका नहीं है, बल्कि एक धीमा जहर है। बिल्कुल सही शब्द है, धीमा जहर। लेख के मुताबिक जब तक फिजिकल अफेयर होता है, तब तक शादी का गला तो खामोशी में कई बार घोटा जा चुका होता है। हर वो राज, हर वो झूठ, हर वो सीमा का उल्लंघन अपने आप में एक छोटा धोखा है। इसलिए जब कोई कहता है कि ये बस हो गया, तो वो या तो खुद से झूठ बोल रहा है या फिर सच्चाई का सामना करने से डर रहा है। हाँ, ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं, बल्कि जानबूझकर चुने गए रास्तों का नतीजा है। तो ठीक है, ये प्रक्रिया हो गई, लेकिन जब ये राज खुलता है, जब धोखा सामने आता है, तब क्या होता है? तब लेख कहता है कि यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्या मोड़? अचानक धोखा देने वाला खुद को सबसे बड़े पीड़ित के रूप में पेश करने लगता है। विक्टिम कार्ड। हाँ, द अल्टीमेट रोल रिवर्सल, भूमिकाओं की अदला बदली। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, तुम मुझे समझते नहीं थे। तुम बहुत बदल गए थे। ये सब बातें सिर्फ बहाने नहीं हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से बचने की और सामने वाले को गिल्ट में डालने की एक स्ट्रैटेजी है। धोखा देने वाला अपनी गलती की सजा भुगतने के बजाय जिसके साथ गलत हुआ है उसी से हमदर्दी मांगने लगता है। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। जिसके साथ धोखा हुआ, उसे न सिर्फ विश्वास टूटने का दर्द झेलना पड़ता है, बल्कि उसे ये भी महसूस कराया जाता है कि शायद इसमें उसी की कोई गलती थी। हाँ, और लेख इस स्थिति के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है ये कमजोरी का नकाब पहने हुए अन्याय है। कमजोरी का नकाब पहने हुए अन्याय? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि धोखा देने वाला खुद को मजबूर और कमजोर दिखाकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वो ताकत का इस्तेमाल करके अन्याय कर रहा है। एग्जैक्टली। वो अपने किए की जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाने के बजाय उस इंसान पर डाल रहा है जिसका उसने भरोसा तोड़ा है। लेख का तर्क है कि हर काम की एक कीमत होती है। जब कोई उस कीमत को चुकाने से मना कर देता है तो वो कीमत खत्म नहीं हो जाती, वो किसी और को चुकानी पड़ती है। और इस मामले में वो कीमत भरोसेमंद साथी को अपने सम्मान और मानसिक शांति से चुकानी पड़ती है। सही बात है। लेकिन इस मानसिकता को आज के समाज से भी जोड़ता है। वो कहता है कि आजकल एक अजीब सी उम्मीद पनप रही है। क्या? कि लोगों को गलत काम करने की आज़ादी भी मिले, उन्हें उसके लिए जिम्मेदार भी ना ठहराया जाए, और ऊपर से उन्हें हमदर्दी और सहारा भी मिले। और इस सबको आजकल सेल्फ केयर या अपना ख्याल रखने का नाम दे दिया गया है। ये सुनकर तो मुझे थोड़ा झटका लगा। ये आज के दौर पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। हम हर तरफ अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखने की बात सुनते हैं। हाँ, माई हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट। बिल्कुल, लेकिन ये लेख उस सोच को चैलेंज कर रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या आपकी व्यक्तिगत खुशी किसी और के भरोसे, सम्मान और वादों की कीमत पर आ सकती है? क्या सेल्फ केयर का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना है? लेख तो इसे पाखंड ही कहता है। लेकिन इस सारी बहस में एक अच्छी बात यह है कि लेख साफ करता है कि ये किसी एक लिंग के बारे में नहीं है। हाँ, और ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये पुरुषों या महिलाओं के बारे में नहीं है। नहीं। लेख साफ साफ कहता है एक पति जो अपनी पत्नी को धोखा देता है वो भी उतना ही दोषी है। चरित्र लिंग के साथ नहीं बदलता और ना ही जिम्मेदारी। तो ये पूरी बहस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इसे एक यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल के रूप में पेश करता है। ये बात चरित्र और कमिटमेंट की है जो मर्द और औरत दोनों पर बराबर लागू होती है। तो फिर अगर धोखा इन सब चीजों का नतीजा है, तो लेख के हिसाब से एक मजबूत रिश्ते की, खासकर शादी की बुनियाद क्या होनी चाहिए? हाँ, लेख इसकी भी एक परिभाषा देता है जो आज के समय में थोड़ी अलग लग सकती है। क्या है वो? लेख कहता है कि शादी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है जिसे बोरियत होने पर रद्द कर दिया जाए। ये कोई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है? नहीं, ये कोई अस्थायी समझौता नहीं है। ये एक घोषणा है, एक पब्लिक डिक्लेरेशन कि बाकी सभी रोमांटिक दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हमेशा के लिए बंद? वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। आजकल की स्वाइप राइट वाली दुनिया में ये विचार कि सारे दरवाजे बंद हैं कुछ लोगों को बहुत पुराना या शायद डरावना भी लग सकता है। हाँ। लेकिन यही इस लेख के पूरे आर्ग्यूमेंट का आधार है। लेख का मानना है कि शादी के बाहर
अगर कोई आकर्षण या इच्छा पैदा भी होती है तो उसे एक्सप्लोर नहीं किया जाता, बल्कि उस पे अनुशासन किया जाता है। डिसिप्लिन। हाँ, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा आपसी प्रतिबद्धता को महत्व देता है। तो इसका मतलब लेख के अनुसार असली आजादी मनमर्जी करने में नहीं है, बल्कि एक चीज को चुनकर उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहने में है। बिल्कुल, लेख इसी विचार को स्थापित करता है। इसी परिभाषा के बिना धोखे के खिलाफ उसके सारे तर्क कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस सारी बातचीत को समेटते हुए हम आखिर में किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस सब का क्या मतलब है? लेख एक बहुत ही शक्तिशाली सारांश के साथ खत्म होता है। वो कहता है कि धोखा सिर्फ एक गलती नहीं है, वो एक संदेश है। हाँ, इट्स अ मैसेज। और वो संदेश बहुत साफ है। वो संदेश है, मेरी इच्छाएं तुम्हारी इज्जत और हमारे वादों से ज्यादा जरूरी हैं। मेरा आराम तुम्हारी तबाही से ज्यादा कीमती है। ये विश्वासघात के एक्ट को उसके सबसे बुनियादी और स्वार्थी रूप में दिखाता है, जहाँ किसी भी बहाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और इसीलिए लेख इस सवाल को ही खारिज कर देता है कि तुम रिश्ते में नाखुश क्यों थे। वो कहता है कि ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है, जब तुम नाखुश थे तो तुमने ईमानदारी से बात करने या रिश्ता खत्म करने के बजाय विश्वासघात का रास्ता क्यों चुना? बिल्कुल, क्योंकि नाखुशी आपके दर्द का कारण बता सकती है, लेकिन वो धोखेबाजी को सही नहीं ठहरा सकती। एक्सप्लेनेशन इज नॉट जस्टिफिकेशन। और यहीं पर हमारे लिए सोचने की एक बात रह जाती है। ये लेख किसी भी व्यवहार के कारण यानी एक्सप्लेनेशन और उसे सही ठहराने यानी जस्टिफिकेशन के बीच एक बहुत साफ और सख्त लकीर खींचता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए है, जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। किसी व्यवहार का कारण बताने वाली बात कब एक बहाना बन जाती है, और ये तय करने का हक किसे है कि वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए। खासकर उन रिश्तों में जो इतने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते जितने शायद इस लेख में बताए गए हैं।